हेलो बच्चों। तो आज का जो CLV 2 है और इसका टॉपिक है सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना। एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो इस सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में टोटल 3 लेक्चर होंगे। पहले लेक्चर में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में सेट्स क्या होते हैं ना, सेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, सेट्स कितने टाइप का होता है, किस किस टाइप का, वो सब देखना है। अगला इसमें जैसे सबसेट के बारे में देखना है, सबसेट, है ना। सुपर सेट क्या होता है, सबसेट, सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट देखना है आपको, प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनडीए में जो आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स, एनडीए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट समझना है। तो देखो सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि सेट क्या है ना, क्यों है, और ये सेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, है ना, ये समझना है आपको। तो जो सेट थ्योरी है ये किसने दिया था। द सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, है ना। आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हो, जॉर्ज कैंटोर, है ना। तो उन्होंने दिया था ये थ्योरी। अब इसमें एक चीज आपको समझना है कि सेट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारे कलेक्शन, टीम्स या ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ये कोई एक ग्रुप है, इसमें ये लोग हैं, तो एक टीम हो गया, एक ग्रुप हो गया, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपने देखा टी सेट, है ना, चाय देने के लिए एक सेट होता है, कप होता है, प्लेट होता है, वो सारा एक टी सेट हो गया। तो सर्टेन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं। अब जब भी हम कलेक्शन को डिफाइन करेंगे तो कभी कभी क्या होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, कभी कभी जो होगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये दो चीजें आपको समझना है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ध्यान से। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको समझना है हमें, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कब होगा, इफ एनी गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल विदाउट एनी डाउट वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन और नॉट, है ना, देन द सच ए कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा कि अगर आप उस कलेक्शन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है विदाउट एनी डाउट, किसी डाउट के बिना ही आप बता सको कि हाँ ये है इसके अंदर, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर कोई कलेक्शन ऐसे डिफाइन किया गया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उसमें डाउट है, डाउटफुल सिचुएशन है ना, सही से डिसीजन नहीं हो पा रहा कि क्या होगा उसके अंदर, तो वो होता है नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे, देखो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या है, देखो। एग्जांपल नंबर 1, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो ये क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके क्लास 11th की, है ना, गर्ल्स का एक ग्रुप बनाना है। तो एकदम क्लियर है, क्लास 11th में जाइए, उसमें जो गर्ल्स हैं उनका एक ग्रुप बनाइए, क्लियर है, सारे ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, कोई भी इसमें डाउटफुल सिचुएशन नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला कि एक ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20। अब ये बात किसी से भी बोलोगे तो क्या बताएगा, एक ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20। तो ऑड नेचुरल नंबर लिखना है और 20 से क्या लिखना है, लेस लिखना है। कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, कौन कौन से, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 हो सकता है ना। ऑड है लिखना तो 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 11, 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, और ये लेस देन 20 लिखना है, 19 हो गया। ऑर्डर लिखना, बस किसी से भी ये बात बोलोगे तो यही वाले नंबर बताएगा, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 11, उसके बाद फिर 13, फिर 15, फिर 17 और 19, 20 से छोटे ही हो जाएंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब अगर नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो क्या होता है, देखो। एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब मैं आपसे कहूँ आप अपने इसको क्लास में जाओ और उसमें से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको बुला के लाओ, तो क्या होगा,
अगर मैं आपसे ये बोलूँगा करने के लिए तो आप मान लेते हैं कि आप आपकी नज़र में कोई 4 बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, उनको बुला लाओगे। किसी अदर स्टूडेंट की नज़र में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे अलग होंगे, तो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। किसी अदर को भेजेंगे, वो किसी और 4 को लेके आएगा, उसकी नज़र में कोई अलग इंटेलिजेंट होंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ आ गया। जैसे अगला कहा जाए, एक और एग्जाम्पल है, ग्रुप ऑफ गुड नॉवेल्स ऑफ इंडियन राइटर। अब आपसे कहा जाए कि एक कलेक्शन बनाइए, ग्रुप बनाइए, जिसमें क्या है, इंडियन राइटर की अच्छी नॉवेल्स का कलेक्शन बनाइए। अब हर एक पर्सन के लिए गुड नॉवेल्स, अच्छी नॉवेल अलग अलग हो सकती हैं, सबकी चॉइस अलग होगी, तो हर एक लोग अलग अलग कलेक्शन बनाएंगे, तो यूनिक कलेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। कहा जाए ग्रुप ऑफ प्रेटी गर्ल्स है ना, तो प्रेटी गर्ल्स का ग्रुप बनाना है, तो अब सबकी नज़र में अलग अलग प्रेटी गर्ल्स हो सकती हैं। किसी को ABC पसंद है ना, किसी को XYZ गर्ल्स पसंद है, तो सबकी नज़र में अलग अलग हो सकता है ग्रुप। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ आ गई। अब सेट की शुरुआत यहीं से होती है। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाता है सेट। बात समझ आ गई। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेट नहीं कहलाएगा, नॉट ए सेट। अब देखते हैं सेट क्या है। अब समझ आ गया सेट क्या है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेट्स के बारे में देखना है, सेट के बारे में समझ चुके हैं, अब देखते हैं सेट क्या होता है ना। देखो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। बात समझ आ गई। अब एग्जाम्पल हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, तो एग्जाम्पल 1 जैसे लिए ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगला एग्जाम्पल हमने लिया ए ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो ये भी क्या होगा, सेट को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ गई। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये सेट है, और ये भी क्या है, सेट है ना, ये भी सेट है और ये भी सेट है। ठीक, समझ आ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेट से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात क्या, देखो, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC, U एक्सेट्रा। तो आप इनको जनरली जो सेट होता है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या है, देखो, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से जनरली लिखे जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि स्मॉल लेटर से ही लिखना है, नहीं, इन जनरल लिखे जाते हैं, कभी कभी बड़े लेटर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला तीसरा पॉइंट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी एलिमेंट है उनको खुला मत छोड़ो, है ना। कैसे करना है, करली ब्रैकेट यूज किया जाता है। देखो, ये वाला हमने करली ब्रैकेट बनाया, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं, जैसे हमने एक सेट ए लिखा, क्या है, ए है, उसके अंदर एलिमेंट एक ई है, एक आई है, एक ओ है और एक यू है। ये टोटल कितने हैं, 5 एलिमेंट है, और इनको कॉमा से सेपरेट कर दो, है ना। इन सब एलिमेंट के बीच में क्या करना है, कॉमा लगाना है। और ये जो अंदर एलिमेंट है, इनके नाम है, इनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, है ना। क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो ना, या फिर मेंबर ऑफ सेट्स बोल सकते हो, या मेंबर ऑफ सेट बोल सकते हो। ठीक है ना, ये क्या है, इस सेट के मेंबर हैं। क्लियर। अब मैथमेटिकली अगर हमें इसके लिखना है, जैसे कोई एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर है, तो मैथमेटिकली उसको ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, है ना। कैसे लिखते हैं, इस चीज को देखो ध्यान से, समझ आना चाहिए आपको। ये ऐसे लिखा जाता है, ए बिलोंग्स टू ए, और इसको कैसे पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, या फिर ए इज एलिमेंट ऑफ ए। बात समझ आ गई। अब दूसरा क्या है, अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, जैसा कि मैंने लिखा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस साइन को बनाओ और इसको कट कर दो, है ना, तो ये होता है बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर बी इसके अंदर नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए और बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर ऐसे लिखो, बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करना सीख गए। अब फर्दर हम देखेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन से सेट हैं कौन से नहीं हैं, तो देखते हैं आगे। यहां पे कुछ सवाल है ना, जो हमने देखा कि भी सेट है कि नहीं है। तो आपको देखना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। जैसे पहला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो आपने सेट्स की डेफिनेशन समझ ली। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो जे से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं मंथ्स। तो देखो इसका सेट बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा होता है। जे जनवरी हो गया, है ना, जनवरी हो गया, और क्या होगा, जनवरी के बाद फरवरी नहीं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून जुलाई, जून हो जाएगा, है ना, जून हो गया, और उसके बाद जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, बस यही 3 महीने होंगे जो जे लेटर से शुरू हो रहे हैं। और ये यूनिक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सेट है, इसका मतलब पहला वाला क्या है, सेट है। समझ आ गया। दूसरा देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये जो क्राइटेरिया मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब अगर ये अलग अलग लोगों से पूछा जाए तो अलग अलग लोगों की नज़र में अलग अलग लोग टैलेंटेड राइटर की श्रेणी में होंगे, तो ये यूनिक डेफिनेशन नहीं है, ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नॉट ए सेट, नॉट ए सेट हो गया। समझ आ गया। तीसरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 30, ये बिल्कुल सही है, नेचुरल नंबर लिखना है और लेस देन 30 लिखना है, तो कौन कौन से लिखेंगे, 1 2 3 है ना, ऐसे लिखते जाएंगे कहाँ तक, लेस देन 30 मतलब 29 तक लिखेंगे, तो ये 4 5 6 अप टू 29। तो ये देखो यूनिक कलेक्शन है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसी से भी बोलोगे तो वो यही बताएगा, तो ये क्या सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला, द कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, द कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक है ना, तो मैथ्स की गुड बुक्स का कलेक्शन बनाना है, तो हर एक स्टूडेंट की नज़र में मैथ्स की गुड बुक्स अलग अलग हो सकती है ना, जिसको कुछ नहीं आता उसने एकदम बेसिक वाली पकड़ ली, उसके लिए वो अच्छी लग गई, जिसको काफ़ी कुछ आता तो वो देखेगा और अच्छी बुक चाहिए, तो सबकी नज़र में गुड बुक्स अलग अलग होंगी, तो ये यूनिक कलेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए क्या है, नॉट ए सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 19, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 19, अब 19 से छोटे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, शुरू होते हैं प्राइम नंबर 2 से है ना, तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया है ना, और क्या हो गया, 8 नहीं होगा, 9 10 11 हो गया, 13 हो गया, 14 15 16 17 हो गया, और उसके बाद फिर 18 19, तो 19 से छोटे लिखना, बस यही हो गया है ना, तो क्या आ गया 2 3 5 7 11 13 17, तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर का कलेक्शन जो क्या है 19 से छोटे हैं, और ये क्या है, यूनिक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, इसकी किसी से बात बोलोगे तो जिसको प्राइम नंबर पता होगा वो यही कलेक्शन बनाएगा, यूनिक है, तो क्या इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ गई। तो आपने देखा कि सेट है नहीं है कैसे पता चलता है, और यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लिया कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं है ना। पहला तरीका क्या था, वो बेसिक तरीका था कि हमने उसके बारे में लिख दिया है ना, कि ये है डेफिनेशन वाला तरीका, कि हमने उसको डिफाइन कर दिया कि ये होना चाहिए। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास फर्दर 2 तरीके कौन कौन से हैं, जिसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। पहला तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो ये 2 आपको ध्यान रखना है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा तरीका। अब इस रोस्टर फॉर्म का अल्टरनेट नेम है, रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म है ना, और क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड, इसी का नाम है। मेन क्या है, रोस्टर फॉर्म, इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसका एक अल्टरनेट नेम क्या, रूल मेथड। तो यही 2 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। अब इसको समझते हैं क्या है ये। जैसा कि रोस्टर फॉर्म के बारे में अगर हम देखें तो रोस्टर फॉर्म नाम से ही क्लियर हो रहा है, रोस्टर, रोस्टेड का मतलब होता है भुना हुआ, पका पकाया, तो जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब पका पकाया हुआ, जिसमें दिमाग नहीं लगा, जो है वो सामने आपके है, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है क्या, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर लिखना है, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए बनाया, करली ब्रैकेट बनाया, और उसके अंदर क्या लिखना है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट लिख दिया आपने है ना। अब ये जो ए सेट के अंदर देखो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जो है वो दिख रहा साफ साफ, तो ये है रोस्टर फॉर्म। तो इसमें जो कुछ है वो आपका एलिमेंट सामने है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ दिख रहा सामने, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इस रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट में हमने लिखा हुआ है, देखो क्या करना है, क्या है, ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट है ना। तो जिसके अंदर जो एलिमेंट डालते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप कोई भी 1 2 3 लिखो, चाहे 1 3 2 लिखो, चाहे 1 3 4 5 फिर 2 लिखो, से कोई मतलब नहीं, बस वो एलिमेंट जो है उसके अंदर होने चाहिए, कौन किसके आगे पीछे आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एलिमेंट नॉट रिपीटेड।
अगर कोई सेट के अंदर कोई दो एलिमेंट दो सेम एलिमेंट दो बार है या दो से ज्यादा बार है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। सेट की ये खास बात है। तो सेट के अंदर कोई भी एक ही एलिमेंट दो बार चार बार नहीं लिखेंगे। अगर दो तीन बार है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है। बात समझ आ गई? ओके। अब अगर ये बात समझ आ गई तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिफेंट। हमें क्या करना है? एलिफेंट के लेटर्स का सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो जरा। यहाँ पे हमने सेट बनाया, तो कैसे बनाएंगे? इसका सेट का नाम रख लेते हैं। मान लेते हैं हमने सेट का नाम रख लिया ए, और ये करली ब्रैकेट बनाया, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एलिफेंट, अब इसके जो लेटर है इनको देखो, जैसे ई है तो ई को हमने कट कर दिया, ई कट कर दिया, बस यहाँ पे लिख लिया। कट करने से फायदा ये होगा कि हमें दिखाई पड़ेगा कि कौन सा लिख चुके हैं। एल देखो कहाँ कहाँ एल एक ही है, एल कल कट यहाँ पे लिख लिया एल। उसके बाद देखो क्या है, पी है और कहीं पी नहीं, बस पी एक बार लिख लिया। उसके बाद फिर क्या है, एच है और कहीं एच है नहीं, एच लिख लिया। और उसके बाद ए कहीं नहीं, ए लिख लिया एक, है ना, कॉमा लगा देंगे, एन लिख लिया, और उसके बाद फिर क्या होगा, टी लिख लिया। ये हो गया। अब सारे लेटर हमने लिख लिया है ना, और जिसमें ई दो बार था तो हमने सिर्फ एक बार लिखा है। सेट्स की डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो ये हो गया ई एल पी एच ए एन टी। अब ये चाहे तो लेटर इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा से सेपरेटेड रहेंगे। और ये हमने इसको लिख लिया, और ये जो फॉर्मेट है कहलाता है रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा वाला क्वेश्चन जैसे फाइंड द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेलल, ये आप खुद से ट्राई करो, ट्राई योरसेल्फ, है ना, ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करो। अगर ये समझ के कर ही लोगे। बात समझ आ गई? अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे, इसको समझो अच्छे से। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये रूल मेथड क्या होता है? देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, उस सेट के अंदर, ध्यान से सुनना, उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। वो जो सेट के अंदर एलिमेंट, उनकी ऐसी प्रॉपर्टी लिखो जो सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट पजेस कर रहे हो, उसके बाहर वाले एलिमेंट पजेस ना कर रहे हो। तो इस तरीके से लिखने में क्या होता है, इस तरीके से जब हम लिखते हैं सेट को, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और इसको लिखने का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो क्या होता है वो देखो जरा। तो पहले हमने कहानी सब समझ लिया, इसको देख लेते हैं। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दैट इज पी एक्स, है ना, उसको प्रॉपर्टी का नाम हमने पी एक्स रख दिया, विच इज नॉट पजेस्ड बाई एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट। तो इसका जो फॉर्मेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से लिखते हैं, कैसे देखो, ए लिखा, करली ब्रेकेट बनाया, है ना, फिर लिखा एक्स, और ये दो बिंदी बना दिए, है ना, दो डॉट बना दिए। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, पी एक्स होल्ड्स। पी एक्स होल्ड्स का मतलब यहाँ के जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी लिखना है। तो लिखेंगे एक्स, और इसको पढ़ते कैसे, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। अब ये जो पी एक्स क्या है, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब वो जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी लिखने के लिए कभी कभी एक प्रॉपर्टी लिख के काम चल जाएगा, कभी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लिखनी पड़ सकती है, कभी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, चार लिखनी पड़ सकती है। जितनी मिनिमम प्रॉपर्टी लिख के काम चल जाए उतनी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखो, और उन प्रॉपर्टीज को कॉमा से सेपरेट कर लो। तो जैसे P1x, P2x, P3x, तो इस तरीके से ये फॉर्मेट याद रखना, आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। समझ आ गई बात? इसको और बेहतर तरीके से समझने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं जैसे देखो, सपोज मान लेते हैं आप जिस स्कूल में हो, मान लेते हैं आप क्या हो, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, और उस स्कूल में क्या है, सारे बच्चे ड्रेस में आते हैं, और एक दिन आप क्या कहे, बिना ड्रेस में चले गए, है ना, और आपसे कोई एक पर्सन मिलने आया, ठीक है, और वो आपका नाम नहीं जानता है, ठीक है, आपसे एक पर्सन मिलने आया, नाम नहीं जानता, लेकिन उसको क्या बात पता है कि आपका जो है आप बिना ड्रेस के आए हो, है ना। तो वो जैसे ही बोलेगा कि हमें एक बच्चे से मिलना है और उस बच्चे का नाम तो नहीं पता है, तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा कैसा बच्चा है, उसका नाम बताओ, तो नाम नहीं बता पाया तो कुछ बताओ। तो आपने कहा कि वो बिना ड्रेस में आया हुआ है ना, और रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है। पता चला ड्रेस वहाँ की जो है वो ड्रेस है, मान लेते हैं ड्रेस है ब्लू शर्ट, है ना, और ब्लैक पैंट है, कुछ है ड्रेस है, मान लेते सभी बच्चे ब्लू कलर का पहने हुए हैं, और वो क्या रेड कलर का पहने हुए हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आप जाओगे और उसको बोलोगे कि जो बच्चा रेड कलर का शर्ट पहने उसको बुला दो, तो समझ जाएगा। देखो आपने उसकी प्रॉपर्टी बताई, अब पता चला कि रेड कलर वाले दो बच्चे हैं, ऐसा रेड कलर का शर्ट दो बच्चे पहने हैं, तो आपको फिर से एक और प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि रेड कलर का शर्ट पहने हैं, और क्या है, और बता दिया कि वो कैप लगाए। मान लो उसने कहा कि अच्छा वो कोई बच्चा कैप नहीं लगाया, वो मान लेते कैप लगा के आया सर पे, तो कहा कि वो जो रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है और कैप भी लगाता है वो। आप देखा अच्छा रेड कलर के दो शर्ट पहने थे और एक बच्चा जो कैप लगा, बस हो गया।
तो ऐसे ही प्रॉपर्टी लिखना। मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, यहाँ पे एक कंडीशन, दो कंडीशन, जितनी भी कंडीशन लिखनी पड़े मिनिमम से मिनिमम, कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे, है ना। देखो, तो जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया हमने, लिया ए क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 14, 10 और 14 के बीच के जो नेचुरल नंबर है उनको लिखना है सेट में, है ना। तो सेट अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो बड़ा आसान है। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, जो है वो लिख दो, 10 और 14 के बीच के नेचुरल नंबर लिखना है। तो 10 और 14 के बीच, 10 के आगे 11 पड़ेगा, 12 पड़ेगा, 13 पड़ेगा, 14 तो लेना नहीं है ना। 10 और 14 के बीच यही 3 नेचुरल नंबर पड़ेंगे, चुपचाप ये लिख दिया, है ना, खत्म कहानी। ये रोस्टर फॉर्म हो गया, जो है वो आपके सामने उसके अंदर लिखा हुआ है। अब यही चीज अगर हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे करली ब्रेकेट बना दिया, अब लिखा एक्स सच दैट, है ना, ये 2 डॉट बनाए, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है ना, पहली प्रॉपर्टी लिखा एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, कॉमा, फिर कॉमा लगाया, दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखा, जो एक्स है वो क्या है, 10 से बड़ा और 14 से छोटा है, तो हमने लिखा 10 एक्स क्या है, ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 14, इस तरीके से लिख दिया। अब ये 2 प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। तो हमने यहां पे बताया, देखो क्या बताया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय एलिमेंट यूनिक प्रॉपर्टी, आपको लिखना है ये 2 यूनिक प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। और यहाँ पे जो दो डॉट बना है वर्टिकल, है ना, इसको कॉलन बोलते हैं, और ये क्या है, 2 डॉट बनाते हैं, या फिर कभी कभी एक वर्टिकल लाइन बनी रहती है, ऐसे वर्टिकल लाइन बनी रहती है, दोनों का एक ही मतलब है ना। और इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा एक्स क्या है, लाइज बिटवीन 10 एंड 14, या एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 14। अब यहाँ पे जो ये एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे जो एक्स है, तो यहाँ पे आप इस जगह पे एक्स लिखो, वाई लिखो, पी लिखो, क्यू लिखो, कुछ भी लिखो। तो ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स वाई आर जेड। तो जो भी सेट के एलिमेंट उसका एक नाम रख दिया आपने एक्स, और उस एक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लिया। अब आपकी मर्जी, आप एक्स की जगह कुछ और नाम लिख लो, वाई लिख लो, पी लिख लो, क्यू लिख लो। तो नॉर्मली एक्स लिखा जाता तो आपको भी एक्स ही लिखना है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो इस फॉर्मेट में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं चीजों को। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ओके, तो जैसे सबसे पहला लिखना है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ऑफ वॉवेल मान लेते हैं, इसके सेट को हमने वी से डिनोट कर दिया, आपकी मर्जी किसी से भी डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कैपिटल लेटर्स किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, देखो वॉवेल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए, ई, आई, ओ और यू, और कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दी। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वी और लिखेंगे एक्स सच दैट। अब यहां पे एक्स की प्रॉपर्टी लिखना है, एक्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ, एक्स इज ए लेटर, लेटर लिखना सही नहीं रहेगा, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज ए वॉवेल, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे प्रॉपर्टी लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कंफर्म हो गया, ठीक। अब और कोई प्रॉपर्टी लिख नहीं सकते इसकी, यही लिखना पड़ेगा, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में। दूसरा जैसे हमारा है, देखो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसका सेट का नाम रख देते हैं, मान लेते ए नाम रख दिया, तो इस ए के अंदर कौन से एलिमेंट रहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही लिखना है। अगर इसको हम लोग उसमें लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, अब एक्स क्या लिखना है, नेचुरल नंबर, है ना। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा ऐसे लिखा है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या है, एक्स की वैल्यू क्या लिख दिया, एक्स लेस देन 10 लिख दिया। तो ये 2 कंडीशन लिख दिया, काम हो गया आपका, है ना। ऐसे लिख दिया हमने, एक्स सच दैट
एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा एक्स लेस देन 10। तो एक्स नेचुरल नंबर लेना है और 10 से छोटा लेना है, तो क्या आएगा, यही आएगा। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्लियर? ओके। तीसरा क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब देखो ध्यान से, सेट ऑफ, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रियल नंबर तो क्या होते हैं, इन्फाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी सारे नंबर रियल नंबर हैं, सारी इंटायर नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर कितने होंगे आप काउंट थोड़ी नहीं कर सकते हो, तो अगर आप उनको लिखना चाहो रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगा के तो लिख ही नहीं पाओगे। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, तो इसीलिए अलग अलग फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, कभी कोई लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। तो रियल नंबर के सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। मान लेते रियल नंबर के सेट को हमने आर लिखा और ऐसे लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। या फिर आप ऐसे लिख लो, या ऐसे लिखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है ना। समझ आ गया, सिंपल सा ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है तो इसका सेट का नाम रख दिया हमने ए, और इसके अंदर लिखना है, कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, उसका रेसिप्रोकल 1 बाई 1, 1 बाई 1 1 1, 2 का रेसिप्रोकल 1 बाई 2, 3 का रेसिप्रोकल 1 बाई 3, तो ऐसे 1 बाई 4 ऐसे लिखते जाएंगे, डॉट 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 करके छोड़ दिया, क्योंकि अब खत्म तो होंगे नहीं। और इसी चीज को अगर हम उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 1 अपान एन लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एन, और एन क्या लिखा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख दिया हमने। देखो समझ आ गया, नेचुरल नंबर का जो सेट का नाम होता है एन होता है ना, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो क्या लिखा, एक्स इक्वल टू 1 बाई एन, और एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो ऐसे लिखेंगे तो देखो आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 बाई एन की वैल्यू नेचुरल नंबर डालो, 1 डालेंगे तो 1 बाई 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 1 बाई 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 1 बाई 3, ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग। आ गया समझ में। अगला क्या, पांचवा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के लेटर का हमें क्या लिखना है, सेट लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग पीछे देख चुके हैं इसका एग्जाम्पल, कैसे लिखेंगे, तो जैसे सारे इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, कर्ली ब्रैकेट बनाया, ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखो एक एक तरफ से करते हैं, जैसे टी है तो टी जहां जहां टी दिख रहा है आपको टी कट करो, लिख लो टी लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, आर को कट किया, और कहीं आर है, ये रहा आर को कट करके लिख लिया, ठीक। अब आई है, आई को कट किया और आई कहीं और है कि नहीं है, बस एक ही आई, तो आई लिख लिया। उसके बाद फिर क्या लिखा, जी को कट किया और जी देखो कहीं और है, नहीं है, तो जी लिख लिया, ठीक। ओ को कट किया और यहाँ ओ देखो, बस 2, तो एक बार ओ लिख लिया। कट इसलिए कर रहे हैं कि जो लिख जाए वो पता चल जाए कि हाँ ये लिख चुके हैं, नहीं तो नहीं कट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अगला किसका नंबर आएगा, एन का, एन को कट किया और एन कहाँ, बस एक ही एन है, तो एन एक लिख लिया। उसके बाद फिर क्या किया, एम को कट किया और एम क्या है, बस एक ही है, तो एम लिख लिया, है ना, कॉमा लगा दिया। फिर क्या हुआ, ई को लिखा, ई लिख लिया, ई एक ही था। उसके बाद वाई को लिख लिया, कट करके वाई लिख लिया। और ये इस तरीके से क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स का क्या आ गया, सेट बन गया। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो सवाल है वो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स की वैल्यू का -3 से 7 है। एक्स एक इंटीजर है, -3 से 7 के बीच वाला है, तो देखो -3 पड़ेगा यहाँ और ये 7 होगा। इसके बीच में इंटीजर वैल्यू देखनी कौन कौन सी होंगी, इसके बीच में इंटीजर कौन कौन सा पड़ेगा, देखो -3 से 7, ये -2 होगा, है ना, -1 0 1 2 3 4 5 6, है ना, कितना पड़ा। तो x एक इंटीजर होना चाहिए, -3 7 के बीच। अच्छा -3 और 7 नहीं लेना, इसके बीच में कौन कौन सा पड़ रहा, तो ये हो जाएगा आपका -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया ये। अब इसी चीज को देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा था, समझ आ गया। दूसरा, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले तो इसे सॉल्व करो,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू -2 से +2 के बीच होगी, है ना, एक्स की वैल्यू -2 से +2 के बीच होगी। तो एक्स जो होगा यहाँ पे देखो -2 लेना है। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में हम इसको सॉल्व करना सिखाया है हमने, तो है ना, उसको देखना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो -2 और 2 को लेना है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, देखो ध्यान से ये। अब x क्या होना चाहिए, साथ में x इंटीजर भी होना चाहिए, तो -2 से 2 के बीच वाली वैल्यूज और ये भी लेना है क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल है। तो इसके आगे क्या पड़ेगा, -1 पड़ेगा, फिर 0 पड़ेगा और ये 1 पड़ेगा और ये 2। तो कौन कौन सी वैल्यू ले, -2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और इसके बीच में इंटीजर कौन सी पड़ेगी, 1 पड़ेगा माइनस का, 0 पड़ेगा और 1 पड़ेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2 -1 0 1 और 2। आई थिंक बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। इनइक्वालिटी सॉल्व करना टेंशन नहीं लेना, ये हमने उसमें सिखाया है, तो आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो। ठीक, अगला ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड नेशनल, है ना। तो देखो इसका रोस्टर फॉर्म में लिखना बता चुके हैं, सिमिलर है। क्या करेंगे, एन को कट करो, देखो एन कट किया और कहाँ एन है भाई, ए यहाँ एन है, और तो कहीं एन लिख लिया। ए है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ए लिख लिया, है ना। उसके बाद टी है, टी अकेला है, टी लिख लिया। आई अकेला, आई लिख लिया, है ना, आई। और ओ हो गया, कॉमा से लगा दो, ओ हो गया, और एल हो गया, है ना, ये हो गया सिंपल सा। अगला क्या है, देखो ए एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए, है ना। तो कैसे मिलेगा, तो प्राइम नंबर है और डिवाइजर भी, तो क्या होगा, तो प्राइम नंबर पहले तो डिवाइजर हो तो 6 से छोटा ही नंबर लेंगे, 6 या 6 से छोटा नंबर, तो क्या होगा, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है, 2 हो गया, है ना, और उसके बाद फिर क्या होगा, 3 होगा, है ना। 4 तो होगा नहीं प्राइम नंबर, 5 ही होगा नहीं, है ना। 6 डिवाइजर तो है लेकिन क्या है, प्राइम। तो बस आपको 2 ही प्राइम नंबर, 6 तक 2 ही प्राइम नंबर पड़ेंगे, 2 और 3। अब देखो 2 और 3 क्या है, 6 के डिवाइजर भी हैं और क्या है, प्राइम नंबर भी है, तो यही दोनों एलिमेंट मिलेंगे, 2, 3, खत्म कहानी, है ना। तो चौथा भी हो गया। बात समझ आ गई। तो हम देखेंगे अब टाइप ऑफ सेट्स, है ना, सेट्स का क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से सेट होते हैं, है ना, वो कैसे पहचानेंगे। देखो तो सबसे पहली वैरायटी क्या, फाइनाइट सेट, है ना। क्या है, फाइनाइट सेट। सबसे पहला फाइनाइट सेट क्या होता है समझना है, और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, है ना। दूसरा ये हो गया इनफाइनाइट सेट, इसके अलावा भी हैं, तो एक एक करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, फाइनाइट सेट। देखो क्या है, ये सेट हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सिंपल सी बात है, अगर किसी सेट के अंदर क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जैसे 3 एलिमेंट हैं, 4 है, 5 है, 10 है, जिनको आप काउंट कर सकते हो, है ना, तो वो क्या होता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। एलिमेंट जो है फाइनाइट नंबर है। तो एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे एग्जांपल 1 देखो क्या है, इसके अंदर क्या 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एन ऑफ ए से। ये लिखने का तरीका हो गया मैथमेटिकली, है ना, ऐसे एन ए लिखते हैं, एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ए। और ये क्या, इस केस में एन ए की वैल्यू क्या है, 4 है। समझ आ गई बात। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसके लिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या होता है, कार्डिनल नंबर। समझ आया। तो ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। क्लियर, ये आपको आना चाहिए। तो कार्डिनल, इसको और क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, है ना। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए। सिंपल सा चीज है, कितने एलिमेंट है काउंट कर लो बस, है ना। सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वही कहलाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कोई बड़ी चीज नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल इसमें कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखो, सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इज ए फाइनाइट सेट। अब अगर हम इसका निकालें तो देखो क्या आएगा सोल्यूशन। छोटी सी इक्वेशन है ना, बहुत आसान सी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक्स इसके सोल्यूशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक आएगी 5, दूसरी -5। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट आपका करली ब्रैकेट क्या लिखेंगे 5, -5, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो 5, -5, 2 आ गए। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हैं, 2 हैं, है ना, तो हमें काउंट कर सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। फिर दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट। क्या है देखो, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट
नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, सेट के अंदर अगर इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो वो इन्फानाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने देखो, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते चले जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है क्या, इसे हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब एक जरूरी सूचना, जरूरी बात क्या है, ऑल इन्फानाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। जैसे हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर, ऊपर हम लोग एग्जांपल देख चुके थे कि अगर रियल नंबर के सेट को मैं आपसे कहूं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो नहीं लिख पाओगे, है ना, समझ आ गई बात। तो आपको ये समझ लेना है कि ऐसा नहीं कि हर एक सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, तो एक एक्सेप्शनल केस है, रियल नंबर वाले सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ओके, इसके आगे कौन सा टाइप है देखते हैं। अगला जो टाइप है देखो, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। तीन नाम है, एक ही चीज है उसके तीन नाम है, ठीक है ना। तो नॉर्मली कौन सा यूज होता जाता है, एम्प्टी सेट, है ना। तो चाहे आप इसको एम्प्टी सेट बोलो, चाहे नल सेट बोलो, या फिर वाइड सेट बोलो। नाम से एम्प्टी मतलब खाली, है ना। तो अगर कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, है ना, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट। तो नल सेट को डिनोट कैसे करते हैं, फाई से, इसको फाई बोलते हैं, या फिर करली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ देते हैं। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो फाई बनाते हैं ये सिंबल, या फिर क्या बनाते हैं, करली ब्रैकेट बनाओ और खाली छोड़ दो, ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास देखो, इसको समझने के एग्जाम्पल लिया हमने छोटा सा। क्या है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखो, ए लिखा ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो इस बात को देखो जरा, मैं अगर आपसे कहूं कि ये क्या है, एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है और 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। अब इन 1 2 3 4 5 में 1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, खाली आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 5। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा हमने लिखा ए एक्स सच दैट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू -1। अब हम कह रहे हैं कि एक्स -1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए। दोनों बातें एक साथ तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी खाली रहेगा। तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ठीक। अब एक नोट में यहाँ पे जरूरी बात लिखी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये पहला पॉइंट लिखा, देखो खाली ब्रैकेट बना दिया और ये फाई लिखा, ये एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे मैंने दूसरे में क्या लिखा, देखो ये करली ब्रैकेट बनाया, उस करली ब्रैकेट के अंदर फिर से करली ब्रैकेट बना दिया। अब ये वाला जो सेट है एम्प्टी सेट नहीं, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर कुछ है और वो कुछ क्या है, ये है, तो ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। करली ब्रैकेट के अंदर हमने ये फाई डाल दिया, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है, समझे कि नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। अब आता है दूसरा सिंगलटन सेट। देखो सिंगलटन सेट क्या है, नाम से पता चला सिंगल, तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो वो कहलाता है सिंगलटन सेट। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास देखो कौन सा है, ए इसके अंदर 0 डाल दिया, -1 डाल दिया, ये करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट डाल दिया। अब ये वाला एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, करली ब्रैकेट के अंदर वाला करली ब्रैकेट जो होगा वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, है ना, ये वाला एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये तीनों के अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जरा, एक्स सच दैट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग्स टू आई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स क्या मिलेगा, -8, और यहाँ एक्स इंटीजर होना चाहिए। दोनों कंडीशन का कॉमन क्या होगा, -8 आएगा। देखो एक ही एलिमेंट आया, सिंगल एलिमेंट, क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो गया। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। कौन कौन से, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। देखो क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट हो गया और दूसरा इक्वल सेट। इक्विवेलेंट में क्या होगा, अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम हो, है ना, दो सेट के कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है दो अलग अलग सेट में, तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने देखो, एक है ये और एक बी है। ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, और बी में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं, 5 है। एन ए इजिकल टू एन बी है, और इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सेट। ए और बी कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, मतलब आइडेंटिकल होने चाहिए दोनों सेट। तो जैसे हमने लिखा ए, देखो ये लिखा, और बी क्या ए लिखा। ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ बी में कौन है, 1 3 2 5 4 6। ये सारे एलिमेंट है, देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ 3 यहाँ भी, 4 यहाँ 4 यहाँ, 5 यहाँ 5 यहाँ, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ भी है, तो सेम हो जाए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कहलाते हैं इक्वल सेट। और दो इक्वल सेट है तो ऐसे लिखते हैं इक्वल टू भी हो गया, है ना, इक्वल सेट आ गया। समझ आ गई बात, सिंपल।
तो एक चीज यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर इक्वल सेट है तो इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट हमेशा नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो जैसे ए और बी क्या, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी बराबर है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है ना, अभी जो हमने सेट्स के टाइप सीखे उससे रिलेटेड छोटा सा प्रॉब्लम है, करते हैं इसको। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट, इसमें से कौन सा नल सेट है बताना है। देखो पहला एग्जांपल लिखा है, पहले पार्ट में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। तो इसको देखें, एक्स सच दैट क्या, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन है, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू वन क्या है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, जीरो आ गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, इसके अंदर आएगा जीरो, तो ये तो क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, नल सेट नहीं रहा। ये भी क्या है, देखो इसमें क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, ये भी नल सेट नहीं रहा। यहाँ पे देखो जरा, एक्स सच दैट, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड एक्स लेस देन वन। हमने कहा कि एक्स को क्या लेना है, वन से बड़ा हो और वन से छोटा हो, तो वन से बड़ा नंबर एंड वन से छोटा नंबर, ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं। बात समझ आ गई कि नहीं। तो दोनों का मैं कहा हूँ कि एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जो वन से छोटा हो और वन से बड़ा हो, दोनों चीजें हो, ऐसा होगा ही नहीं, तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, नल सेट का एग्जाम्पल हो गया, नल सेट है ये। तो इसका तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब डी चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे तो, लेकिन अगर कर लेते तो डी में क्या देखो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स लेस देन इक्वल टू वन। तो एक्स क्या लेना है, वन के बराबर या वन से बड़ा, और यहाँ वन के बराबर या वन से छोटा, दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, वन आएगा इसके अंदर। तो वन पे क्या होगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, और वन पे एक्स की वैल्यू वन के लिए ये भी सेटिस्फाई होगा। तो ये सिंगलटन, ये पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ए बी और डी ऑप्शन क्या सिंगलटन सेट है, बाकी सी ऑप्शन क्या नल सेट हो गया। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोगों को समझना है सबसेट, है ना। सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है किसी सेट के। तो ये बातें सीखनी है, वन बाय वन एक एक चीज हम लोग समझेंगे। तो इसे समझने के लिए पहले, सबसे पहले हमारे पास इस बॉक्स के अंदर एक दो तीन सेट हमने माने हैं, एक ए माना है और एक बी माना है और एक सी माना। हमने यहाँ पे तीन सेट लिखे हैं। ये तीन सेट कौन कौन से, ए के अंदर क्या 1 2 3 है, बी के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 है, और सी के अंदर क्या है 1 2 3 और 5 4 है। कॉमा इसमें लगा रहेगा, ठीक है ना, कॉमा लगा रहता है सब में। तो ये है तीन सेट। अब सबसे पहले समझना सबसेट क्या होता है। देखो सबसेट क्या होता है, अगर कोई दो सेट ए और बी हैं, ध्यान से सुनना, अगर कोई दो सेट ए और बी हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में पाए जाते हैं तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा, ए का सुपर सेट कहलाएगा। समझे कि नहीं। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस कहानी को, इस बात को, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे लिखते हैं, ए और ये वाला सिंबल बनाते हैं, ये क्या है, सबसेट का साइन है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट क्या बी में हैं, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में देखो, देखो ए के अंदर 1 2 3 है, बी में क्या है 1 2 3 4 5 है। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, 1 है यहाँ 1 है, 2 है यहाँ 2 है, 3 है यहाँ 3 है। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। क्लियर होगा। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब बी क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला सेट है, देखो इसमें ज्यादा भी है ना, तो बी वाला जो सेट कहलाएगा एक सुपर सेट कहलाएगा। तो बी सुपर सेट, सुपर सेट पता चल गया, सुपर सेट क्या होता है इसके बारे में पता चल गया। तो बी सुपर सेट ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, इस तरीके से बी। अब इसी साइन को उल्टा कर दो, एक तरीके से ए लिखो, लिखा हुआ ना, बस पढ़ने का फर्क हो गया। बी सुपर सेट ऑफ ए, जब इस तरह बना देंगे, बी पहले लिखेंगे और इसकी तरफ ओपन कर दो ये, और ये हो जाएगा ये, तो बी सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर। अब कुछ बातें समझ लो यहाँ पे, जैसे अगर ए क्या है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए देन एक्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। सिंपल सी बात है ना, अगर ए बी का सबसेट है तो ए का कोई भी एलिमेंट होगा बी में रहेगा ही। अगला पॉइंट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो इस बात को सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, समझे कि नहीं। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए, और ये सबसेट वाला साइन बनाएंगे, इसको कट कर देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक। आखिरी बात ये, अगर ए बी का सबसेट है और क्या है, बी ए का सबसेट है ना। अगर दो सेट क्या, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर है। ऐसा तभी होगा जब ए बी बराबर होंगे, तो हम बोल सकते हैं ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने जैसे देखा, बी और सी को देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बी और सी को देखें तो ये बात बी और सी के लिए बिल्कुल सही हो रही है ना,
हम बोल सकते हैं, देखो बी के बारे में, अगर बी को देखें, ये रहा बी आपका और ये रहा सी। देखो बी के सारे एलिमेंट सी में है तो हम बोल सकते हैं बी सबसेट ऑफ सी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर हमने देखा सी के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, तो हम बात कर रहे थे अगर बी क्या है सी का, देखो यहाँ बी क्या है सी का सबसेट और सी बी का सबसेट है, और ऐसा हो रहा तब क्या हो रहा, बी और सी देखो दोनों बराबर हैं कि नहीं, देखो बी और सी क्या दोनों बराबर हो गया है ना। तो यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे हमने एग्जांपल में बी सी लिया, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट जनरल बात हमने लिखी कि अगर ए बी का सबसेट है और अगर बी सी ए का सबसेट है तो ऐसा तभी होगा जब ए बी बराबर होगा। और इसका उल्टा भी, तो अगर ए और बी बराबर हैं तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट, दोनों बातें ट्रू हैं, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है तो ए बराबर बी होगा, और अगर ए बी बराबर है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, वाइस वर्सा भी ट्रू है। क्लियर। अब आता है अगला जो टर्म है वो क्या है, अगला जो टर्म है हमारा प्रॉपर सबसेट है। तो सबसेट समझ लिया, प्रॉपर सबसेट समझना है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर ए बी का सबसेट है ना, क्या है ए, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दो बातें। अगर ए बी का सबसेट है और ए बी बराबर नहीं है तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब अगर इस एग्जांपल की बात करें, देखो ए क्या है बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और ए बी बराबर नहीं है तो यहाँ पे ए वाला बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और जब प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी वाला साइन हटा देते हैं, तो प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो अगर ए बी का सबसेट हो, सबसेट होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या कि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हो, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, खत्म कहानी। उसके बाद अगर वो प्रॉपर चेक करना, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब देखेंगे कि ए बी बराबर नहीं है ना, तब ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे ए बी का सबसेट भी है और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसेट समझ आ गया, सुपर सेट समझ आ गया और प्रॉपर सबसेट समझ आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी एग्जाम्पल को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। देखो ओके, तो हमारे पास एग्जाम्पल वही था, हमने ए क्या लिखा 1 2 3, बी वही हमने ऊपर नीचे लिख लिया और सी लिख लिया। अब ये बताओ ए बी का सबसेट है एंड आल्सो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एकदम सही बात है ना। अब देखो ए सी का सबसेट है कि नहीं, ए क्या है सी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट सी में है और ए सी बराबर नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं इज आल्सो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ये भी बोल सकते हैं, है ना। अब अगर बी और सी को देखें, देखो बी के सारे एलिमेंट सी में है तो बी सबसेट ऑफ सी, है ना। उसके बाद हमने देखा बी और सी क्या बराबर है, और जैसे ये बराबर हो गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं रहा, ये सबसेट बोल सकते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं बोलेंगे। तो बी सबसेट ऑफ सी एंड बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। बात समझ आ गई। सिमिलरली हम सी को बी का सबसेट बोल सकते हैं और सी को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट नहीं तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। ओके, अगला एग्जांपल देखो क्या है, छोटा सा एग्जांपल है। ए क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और बी क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो देखो अगर ए लिखेंगे तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट आएंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ बी के अंदर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता जाएगा। अब देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना, क्योंकि 2 यहाँ पड़ेगा, 4 यहाँ पड़ेगा ही। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं और ए में क्या लिखने हैं, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा ए इज, ये बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए बी कभी बराबर हो नहीं सकता, ए के एलिमेंट उससे कम ही रहेंगे, है ना। तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। बात समझ आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं नोट में। सबसे जरूरी बात, पहली पॉइंट क्या, देखो पहला पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखा था बी और सी, बी एक सी क्या था, दोनों सेम सेट थे, नाम ही तो बदला, बाकी एलिमेंट सेम, तो सेम सेट है, इक्वल सेट है। तो बी सी का सबसेट था, सी बी का सबसेट था। तो इससे पता चला कि क्या है, कोई सेट खुद का सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, समझ आ गई बात। और जब एवरी सेट खुद का सबसेट होगा तो वो इम्प्रॉपर वाला होगा, है कि नहीं, वो प्रॉपर नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखा हमारा तीसरा पॉइंट, द इम्पटी, सबसे जरूरी बात क्या है, इम्पटी सेट फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
किसी भी सेट का एक सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, दैट इज फाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेट का सबसेट जब लिखेंगे सबसे पहला जो सबसेट लिखेंगे क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, दैट इज एम्प्टी सेट। तीसरा पॉइंट, ए सेट इटसेल्फ इज ए कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा और वो बराबर होता है इसलिए प्रॉपर नहीं रहेगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा। क्लियर। अगला देखो, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है ना। ए क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं। तो ये बताओ ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। तो ए सी का सबसेट हो जाएगा, ये बात भी आपको समझ आ गई। अगली बात मैं बता चुका हूं, ए अगर बी के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा। दोनों बातें सही है इसमें, वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए बी बराबर होगा, और अगर ए बी बराबर है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ये पांचों बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला हमें समझना है कि किसी सेट के, अगर कोई एक फाइनाइट सेट है और उसके नंबर ऑफ सबसेट लिखना है, उसके सबसेट लिखना है, तो हमारे पास देखो एक सेट है, क्या है, सेट ए हमने लिया 1 2 3 है ना। सेट ए लिया हमने 1 2 3 और इसके हमें क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो ऐसे सेट लिखना है जो क्या हो, इसके सबसेट हो जाए। तो सबसे पहला सेट अभी अभी हम लोगों ने सीखा, सबसे पहला सबसेट क्या होगा, फाई। सबसे पहला तो हम फाई लिखेंगे या करली ब्रैकेट बना खाली छोड़ दो। फिर दूसरा कैसे लिखेंगे, बाकी सेट कैसे लिखेंगे। अब हम एक एक एलिमेंट वाले सेट बनाएंगे। जैसे मैंने देखो 1 डाल दिया, एक 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, एक एक एलिमेंट का सेट बनाया। फिर अगला क्या किया, अब दो दो एलिमेंट वाले बनाओ। दो दो एलिमेंट वाले कौन से बनेंगे, 1 2 डाल दिया, 2 3 डाल दिया है ना, और 3 1 3 डाल दिया। तो ये दो दो एलिमेंट वाले सेट बन गए। और उसके बाद तीसरा क्या बनेगा, 1 2 3 सबको रख लो, तो ये बन गया। अब ये टोटल कितने सेट बने, सबसेट बने, टोटल 8 सबसेट बने किसी सेट के। इसमें 3 एलिमेंट थे तो सबसेट कितने बने, 8 बने। अब 8 में जो आखिरी वाला है 1 2 3 पूरा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, नॉट प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा यहाँ 5 से लेके ये सारे, तो ये वाले 1 से लेके 7 तक, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये कौन से हैं, प्रॉपर सबसेट हैं सेट ए के। ठीक है। और 1 से लेके 8 तक क्या है, सबसेट है। 1 से लेके 7 तक क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और 8 नंबर वाला क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 8 आया। अब ये आएगा कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है ना। और ये फॉर्मूला कैसा आया देखो जरा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये नंबर ऑफ, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। और 2 की पावर n कैसे होगा वो समझेंगे अभी। पहले तो ये देखो यहाँ पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ क्या होगा, 8 आया, काउंट करके हमने देख लिया। और ये आएगा ऐसे 2 की पावर 3 रख दिया है ना, तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट कौन नहीं होता है, जो लास्ट वाला, यही वाला सेट खुद, उसको हटा दो, एक ही होगा खुद, इसको हटा देंगे। तो टोटल में से एक माइनस कर दो जो इम्प्रॉपर है, तो 1 माइनस कर देंगे, 7 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल -1 कर दिया तो आ गया 7। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट, इसकी बात करें तो क्या होगा, टोटल होंगे 2 की पावर n, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। अब ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला आया कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब हम सबसेट बना रहे थे तो इसके एलिमेंट उठा उठा के रख रहे थे। तो हमने एक सबसे पहला एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर कुछ नहीं डाला। तो ये एनसीआर का फॉर्मूला आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा, एनसीआर है ना, सिलेक्शन के तरीके। तो एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके हैं, एनसीआर तरीके होते हैं। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो अगर हमने उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं उठाया तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, NC0। एन में से 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो NC0 हो जाएगा। या फिर आपने एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो NC1 आएगा, या फिर मतलब प्लस फिर NC2 आएगा, है ना। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बायनॉमियल वाले चैप्टर में इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अभी बस इसको याद रखो, बाकी आगे हम करेंगे तो अच्छे समझ आ जाएगा। NC3 क्या होगा, n में से 3 ऑब्जेक्ट लेना है, NC3 हो जाएगा। ऐसे n में से n ऑब्जेक्ट ले लिया, सारे के सारे ले लिया तो NCN हो जाएगा। अब इसका जो समेशन करेंगे वो आएगा 2 की पावर n से आएगा, है ना, 2 की पावर n के फॉर्मेट में आएगा। ये आता है बायनॉमियल एक्सपेंशन के समेशन से। तो अगर हम बायनॉमियल का एक्सपेंशन लिखें, है ना, तो वो आता है, उसको हम बायनॉमियल वाले चैप्टर में बताएंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं, अब इसको छेड़ दिया, थोड़ा समझ ही लेते हैं ना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ऐसे लिखा बायनॉमियल एक्सपेंशन, अगर आपको याद हो, है ना, 1 + x की पावर n ऐसा होता है। तो लिखेंगे NC0, है ना, प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ और ऐसा करते जाते कहाँ तक चलेगा, NCnx की पावर n। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज लिखी है, राइट सेम चीज है, ये आइडेंटिटी है।
अगर हम बोथ साइड x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो अगर इसमें पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 डाल दें, तो लेफ्ट साइड में आएगा 2 की पावर n, लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2 की पावर n, और राइट साइड में x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब 1, तो आ जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 और प्लस डॉट डॉट प्लस ncn। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया 2 की पावर n, समझ आ गया, इस तरीके से आता है। क्लियर। और इसका एक और तरीका है, वो हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है, ओपन सिलेक्शन कैसे करते हैं तो बताएंगे, ये पीसी वाली चीज है। तो अभी के लिए बस मेन मुद्दा क्या है, इसके फॉर्मूले को याद रखा। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर में n, बस खत्म कहानी। ओके, अब अगला टर्म आता है पावर सेट। क्या होता है पावर सेट? कोई नई चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। देखो पावर सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। सिंपल सी चीज, जैसे ये सेट ए था, इसके जो सबसेट बने, इन सबसेट का एक कलेक्शन बना लो, एक सेट बना लो इन सबसेट्स का, और सबसेट्स को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, तो ये जो नया सेट बनेगा ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए। बात समझ आ गई? तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ए से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट करते हैं, पी और ब्रैकेट में ए लिखते हैं, पी ऑफ ए, जैसे एफ एक्स लिखा जाता है, फंक्शन लिखा जाता है पी ए। और पी ए के अंदर क्या होगा, पी ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक सेट होंगे। पी के अंदर जो भी देखो एलिमेंट लिख रहे हैं, पी ए के अंदर सारे सेट है कि नहीं है, लेकिन ये इनके सेट के अंदर चलेगा तो एलिमेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो अगर पावर सेट ऑफ ए लिखना है, इसी एग्जांपल का अगर पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो पी ए क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट 5 फिर 1 2, ये वाला सारे सेट लिखो, सारे कॉमा से सेपरेट कर दो, तो ये हो गया पावर सेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, ए के नंबर ऑफ सबसेट। तो ए के जितने सबसेट बनेंगे वही बाद में एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, उनको सेट के अंदर डाल देंगे। तो अगर ए के जितने सबसेट बनेंगे वही क्या होंगे, पावर सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या होगी। सिंपल सी बात है। तो पावर सेट समझ आ गया। अब एक छोटा सा सवाल है, देखो क्या है, एक सेट दिया हुआ, लेट सेट ए 1 2 3 4, फाइंड, पहला क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी ए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो ये बताओ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4, तो कितने 4 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। सिंपल सा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट है, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 -1 एक घटा दो, तो 16 में से एक निकल गया, कितना बचा, 15। समझ आया, तो 15 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी ए, तो सबसे पहले तो ये बताओ पी ए में, सबसे पहले पी ए के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, पी ए जो सेट होगा इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 16 होंगे, 16 एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, सेट ए के जो सबसेट्स का सेट, तो 16 एलिमेंट होंगे। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी ए, तो अब इसके सबसेट बताने, इस सेट के सबसेट बताने, 16 एलिमेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितने एलिमेंट है इसके अंदर, पी ए के अंदर 16, तो 2 की पावर 16 हो जाएगी। ये काफी बड़ा नंबर आ गया, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर आ गया 2 की पावर 16। बात समझ आ गई कि नहीं, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, एक सेट दिया है, क्या दिया है, ए 5 दिया है ना, इम्पटी सेट दिया हुआ है। तो इम्पटी सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 0 एलिमेंट होंगे, है ना, कोई एलिमेंट नहीं होगा, 0 एलिमेंट होंगे। तो आपको बताना एन पी ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक, तो ए क्या है हमारे पास, 5 है। तो अगर हम ए के क्या लिखना चाहें, सबसेट लिखना चाहें, तो ए का सबसेट, पहला सबसेट क्या लिखेंगे, 5, दूसरा क्या, ये सेट खुद ही लिख लेंगे। अब ये पता चला ये तो खुद लिखा तो वही हो गया, है ना, तो ये तो सेम ही है, 5 और ये दोनों सेम है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही होगा। तो ए का जो सबसेट होगा क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, दैट इज 5। क्लियर। तो इस करली ब्रैकेट को हम देते हैं मिटा, है ना, सेम ही है, कोई मतलब नहीं, 5 हो गया। एक आया, अब ये एक आया, तो अगर हम पावर सेट ऑफ ए बनाएंगे तो ये क्या होगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर किसको डाल दिया, इसको डाल दिया, एक, जो भी इसके सबसेट आए उनको इसके अंदर डाल दिया, बस एक ही था, तो ये हो गया। पावर सेट ऑफ ए क्या बन गया, ये बन गया, करली ब्रैकेट के अंदर 5 डाल दिया, एक एलिमेंट।
अब हमें पूछा गया NPA, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, क्या आएगा? 1 एलिमेंट आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अब ये होता PA है, एक नया सेट है PA, है ना, और इसके सबसेट लिखने हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो हम पहले तो लिखें सबसेट ऑफ PA। अगर सबसेट ऑफ PA लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसेट ऑफ PA, सबसे पहला क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना। दूसरा क्या मिलेगा? एक एक एलिमेंट वाला, तो एक एलिमेंट 5 वाला ही छाप लेंगे, है ना। और उसके बाद फिर अगला, बस यही हो जाएगा, 2 ही मिलेंगे, है ना। देखो ये मिलेंगे इसके सबसेट। अब इसका पावर सेट बनाना है, P ऑफ A। तो P ऑफ A क्या हो जाएगा? इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, 5 हो गया, और ये हो जाएगा 5 हो गया। तो ये हो गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट मिल गए? 2 मिल गए, है ना। देखो पावर सेट ऑफ कितने एलिमेंट हो गए? 1 और 2, 2 एलिमेंट मिल गए। इसके बाद फिर आगे देखेंगे पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने होंगे? तो यहाँ पे फिर से इसको बना सकते हैं आप। अगर इसके हम सबसेट लिखना चाहें, इसके क्या लिखेंगे? सबसेट्स ऑफ PA, है ना, ये इसके सबसेट लिखना है। तो सबसे पहला सबसेट क्या होगा इसका? सबसे पहला सबसेट क्या होगा? 5 होगा, ठीक है, पहला तो लिखेंगे। दूसरा क्या होगा? अब एक एक एलिमेंट का बनाओ, तो एक एक एलिमेंट का क्या बनाएंगे? एक तो 5 डाल दिया, दूसरा क्या बनाया? ये वाला, और चौथा क्या बनाया? तीसरा ही होगा। चौथा क्या होगा? पूरा का पूरा उतार लो, है ना। ये 5 हो गया, और ये हो गया आपका, ये हो गया। तो एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक मिल गया। तो किसके पावर सेट ऑफ ए के हमने सबसेट लिखा, ये आए 4। अब अगर इसका पावर सेट लिखना तो यही एलिमेंट क्या करो? सेट के अंदर डाल दो। तो P ऑफ A, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, तो ये हो जाएगा आपका, यही एलिमेंट डाल दो। एक 5 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 5, और तीसरा क्या हो जाएगा? ये हो गया, और चौथा क्या हो गया? ये वाला 5, 5, ये हो गया, कॉमा सेपरेट कर दिया। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए टोटल। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। ये तो हो गया, हमने इसको समझा के बताया। अब इसको अब शॉर्टकट में करने का तरीका क्या है? देखो शॉर्टकट में तरीका क्या है, ये बताओ। एक एक कितने सबसेट होंगे? एक लाइन में जवाब होगा। एक एक कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 0, है ना। ए में कितने कुछ 0 एलिमेंट है, तो एक एक कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो इसका मतलब 1 एलिमेंट आएंगे, उन्हीं का तो सबसेट बनाएंगे, उन्हीं का सेट बनाएंगे, तो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। 1 हो गया। अब देखो PA के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 है। PA के अंदर कितने एलिमेंट? 1 है। तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1, और यही 2 की पावर 1 जो आएगा वही उसके पावर सेट के अंदर डाल देंगे। तो सेट के अंदर डाल देंगे तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ PA, ठीक। तो 2 1 हो गया। अब ये होता है पावर सेट ऑफ ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो दैट इज 4 आ गया। समझ आएगा? सीधे सीधे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिख के भी बताया, और आप ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी में अगर मैं आपसे कह दूं, अच्छा चलो ठीक, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेते, चौथा पार्ट हमने दे दिया, कह दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ये हो गया। ये 4 बार PA करना है, तो क्या होगा? अब देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 16। तो इसके पावर, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 16 एलिमेंट हो जाएंगे। बड़ा आसान है, कितना भी कर लो आप। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हमें समझना है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना। यूनिवर्सल सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो पहले सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जांपल हमने लिया, एक सेट A लिया है और एक सेट B लिया है ना, B लिया और एक सेट C लिया है। ध्यान से देखना, A लिया है, B लिया और C लिया, और एक सेट U लिया है ना, U एक सेट है, उसका नाम U रखा, और ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर यहाँ पे A B C और U 4 सेट हमने लिए हैं, तो हमने देखा A के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 2 4 6 है। देखो U के अंदर है कि नहीं? A के सारे एलिमेंट U में हैं, बिल्कुल है, 2 4 6 है। B के सारे एलिमेंट 1 3 5, जहाँ देखो इसके अंदर है 1 3 5 है, बिल्कुल है। C के सारे एलिमेंट 0 और 7 इसके अंदर है, 0 और 7 है।
अब ये जो U है वो क्या कहलाएगा, ए बी सी का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो एक तरीके से U क्या हो गया, सबके सब सेट के लिए क्या हो गया, ए बी सी सबके लिए क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। क्लियर। तो ये यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U से डिनोट करते हैं। आप समझो डेफिनेशन, इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसीडरेशन then there happens to be a set which is superset of each one of given set, such a set is known as universal set, है ना। तो अगर 4 5 6 या जितने भी हैं, कई सारे सेट्स हैं गिवन हैं, और एक ऐसा सेट वहां पे एक और ऐसा सेट जो क्या सारे सेट्स का सुपर सेट है, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं। अब आती है बात एक एग्जाम्पल देखते हैं ना। फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जैसे हम इंटीजर्स के सेट की बात करें, और क्या है, रियल नंबर सेट, सॉरी रेशनल नंबर का सेट हो या रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर का जो सेट होगा, कोई भी हम इंटीजर्स के सेट बनाएं, कहीं भी हम इंटीजर्स के अगर सेट बनाएं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर के सब सेट होंगे, और रेशनल नंबर उनके लिए क्या होगा, सुपर सेट की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली क्या होगा, रियल नंबर भी उनके लिए क्या करेगा, सुपर सेट की तरह एक्ट करेगा। तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए रेशनल नंबर वाला सेट या रियल नंबर वाला सेट क्या यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो जरा, एक एस दिया हुआ है, एस क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज रियल, देन एस इज, एस के बारे में बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सिंपल है, देखो कैसा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स रियल होना चाहिए, दो कंडीशन है। मतलब एक्स ऐसा लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो और एक्स रियल नंबर हो। अब ये बताओ, एक्स स्क्वायर हमेशा, एक्स अगर रियल होगा तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो प्लस 1, अब अगर 0 या 0 से बड़ी वाली चीज में प्लस 1 ऐड करेंगे तो कभी 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी 0 हो ही नहीं पाएगी ये चीज। तो ऐसा कोई एक्स रियल पॉसिबल ही नहीं है जिससे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां से एक्स के अंदर क्या है, मतलब एस के अंदर क्या आएगा, एस के अंदर आएगा कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा। तो ये खाली होगा, या इसको ऐसे लिखो इम्पटी सेट। तो एस क्या होगा, ये करली ब्रैकेट बना छोड़ दो खाली, या फिर इम्पटी सेट। इसमें क्या होगा, एस क्या होगा, 0 तो हो नहीं सकता, बकवास है ना। देखो बी और सी बकवास है ना, डी ऑप्शन सही है। समझ आ गया। दूसरा तरीका, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा है अगर, है ना, क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करो, इक्वल टू 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है, तो प्लस माइनस आयोटा, अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू जाएगी क्या, आयोटा ही और एक माइनस आयोटा, दोनों क्या इमेजिनरी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें कोई भी एक्स रियल मिलेगा ही नहीं, तो एक्स खाली रहेगा, है ना। तो खाली रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एनडीए 2002 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल क्या है, देखो एनडीए 1919 उसमें 2 में पूछा गया, 1992 में पूछा गया है ना। तो ये कौन सा सवाल है, देखो इफ एक्स क्या दिया हुआ, ये 4 की पावर n -3 n -1 सच दैट n क्या है, नेचुरल नंबर है। और दूसरा y क्या दिया हुआ, 9 n -1 सच दैट n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। देन आपको बताना है एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर एक्स के अंदर लिखना चाहें तो एक्स के अंदर क्या क्या आएगा, देखो n की वैल्यू इसमें डालना शुरू करो, n की नेचुरल नंबर डालते हैं, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये करके देखो जरा, 4 की पावर 1 -3 × 1 -1 कितना आएगा, 0 आ गया। ओके, n की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालने पे क्या आएगा, अच्छा हमने 1 डाल ही दिया, अभी n की वैल्यू 2 डालो, तो 4 स्क्वायर -2 डालेंगे, 3 दूनी 6 +1 कितना हो जाएगा, 16 -7 9 आया, यहाँ पे 9 आ गया। ओके, अब n की वैल्यू क्या डाल दे, 3 डाल देते हैं, तो n की वैल्यू 3 डालेंगे तो 4 क्यूब माइनस ये आ जाएगा 3 × n की वैल्यू क्या डाला, 3 डाला, तो 3 -1 4 चौक 16 चौको 64 आ गया, और -3 9 और -10 आ गया, ये 54 है, 54 आ गया। तो हम देख सकते हैं ये जो नंबर आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, 0 आया, 9 आया, 54 आया, है ना। ऐसे आगे अगला देखेंगे तो इस टाइप के नंबर आ रहे हैं। अब अगला जरा इसको चेक करो, y की वैल्यू क्या आ रही, तो y हमारा क्या आएगा, देखो n की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो 0 आया, n की वैल्यू अगर 1 डालते हैं 0 आया, n की वैल्यू 2 डालते हैं, नेचुरल नंबर ही डालना है, 1 डाला तो 0 आ गया, n की वैल्यू 2 डालो तो 2 - 1 दैट इज 1, 1 × 9 दैट इज 9, n की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 - 1 क्या आया, 3 - 1 2 आया, 2 × 9 क्या हो जाएगा 18, n की वैल्यू 4 डालो, 4 - 1 3, 3 × 9 27, उसके बाद n की वैल्यू 5 डालो, 5 - 1 4, 4 × 9 36,
उसके बाद n की वैल्यू क्या डालें, 6 डालें, 6 माइनस 1 दैट इज 5, 5 इंटू 9 45। उसके बाद 7 डाला, 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 9 54, और ऐसे ये वैल्यू डालते जाओ। अब आप देख सकते हो x और y में एक रिलेशन दिख रही है आपको, क्या दिख रहा है, x में क्या क्या है, देखो यहाँ पे x में 0 है, यहाँ भी 0 मिल गया, 9 यहाँ है तो यहाँ पे भी 9 मिल गया, फिर यहाँ 54 है, यहाँ पे 54 मिल जाएगा, देखो 54 मिल जाएगा। इसके आगे जो नंबर होंगे इसमें और आगे लिखेंगे तो मिल जाएंगे। तो सेट x के सारे एलिमेंट सेट y में आपको मिल जाएंगे, और सेट x सेट y के बराबर भी नहीं है, x क्या है, y के बराबर भी नहीं है, और x क्या है, y का सबसेट है, और x y बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ये एकदम करेक्ट बात लिखी हुई है ना, तो ये हो जाएगा। तो x क्या होगा, y का प्रॉपर सबसेट हो गया। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ओके, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का देखो सिमिलर क्वेश्चन है, कब आया, एनडीए 2001 में आया हुआ सिमिलर क्वेश्चन उसी टाइप का। क्या है देखो, इफ p क्या दिया, 3m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, q क्या दिया, 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड m इज ए पॉजिटिव, देन तो ये पता करना क्या है, ये है ना। चलो तो क्वेश्चन में है 3m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम पहले सबसे पहले p को लिखते हैं, p है क्या, है ना। तो p लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो m क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, 3m है, तो m की वैल्यू नेचुरल नंबर डाल सकते हैं 1, तो 3m है ना, क्या हो जाएगा 3 इंटू m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 डाल दिया तो इसके अंदर 3 मिलेगा, और क्या m की वैल्यू 2 डालेंगे तो 6 मिलेगा, है ना। m की वैल्यू 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा, m की वैल्यू 4 डालेंगे तो 12 मिलेगा। तो इस तरीके के 3 के मल्टीपल में वैल्यूज मिलती जा रही। अब q को चेक करें जरा, q के अंदर क्या आएगा देखो जरा, तो q के अंदर क्या डाल सकते हैं, n नेचुरल नंबर डालना, तो n की वैल्यू हमने क्या डाला, 1 डाला तो 3 मिला, n की वैल्यू 2 डाला तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डाला तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, n की वैल्यू 3 डाला तो 3 क्यूब हो गया, 3 क्यूब का मतलब 3 3 का 27, 27 मिला, तो ये होता जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब आपको p के अंदर क्या मिल रहा, 3 6 9, 3 के मल्टीपल में सारे नंबर मिल रहे हैं, और q के अंदर क्या 3 है 9, ये भी 3 के मल्टीपल वाले ही नंबर है, लेकिन बीच में गैपिंग है, कुछ गायब है। तो यहाँ पे देखो 3 है, तो आप देखो ध्यान से p और q के एलिमेंट में क्या रिलेशन दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पे q में 3 है तो यहाँ भी 3 है, 9 है तो यहाँ भी 9 है ना, और यहाँ पे 27 है तो इसमें आगे 27 पड़ेगा कहीं, क्योंकि 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं, तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 ये 15 आएगा, 18 21। तो आप देख सकते हो कि ये वाला एलिमेंट भी इसमें मिल गया आपको 27, तो इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे और इस क्यू में कम होंगे, लेकिन क्यू के सारे एलिमेंट क्या होंगे, पी में होंगे, और क्यू कभी भी क्या है, पी के बराबर नहीं, क्यू क्या है, पी के बराबर नहीं है, और क्यू क्या है, पी का सबसेट है, और जब बराबर नहीं तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पी हो जाएगा। क्यू क्या होगा, पी का प्रॉपर सबसेट। देखो पहला ऑप्शन साफ साफ दिखाई पड़ रहा, क्यू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलर क्वेश्चन जो आया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए दिया हुआ एक सेट दिया हुआ, ए क्या है, उसके अंदर क्या है, 3 है, पाई है, √2 है, 2/7 है, -5, 3 + √7 है, ये सारे एलिमेंट हैं। द सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग ऑल इरेशनल नंबर्स इज, तो इनमें ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है जिसमें क्या है, सबसेट ऑफ ए द सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग ऑल इरेशनल नंबर, इसका सबसेट होना चाहिए और इरेशनल नंबर होना चाहिए इसके अंदर। तो ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऐसा सेट है जो कि इसका सबसेट है और उस सेट के अंदर क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे पहले वाले को देखो, पाई है यहाँ पे बिल्कुल सही, √2 है यहाँ पे, √2 है बिल्कुल है, 3 + √7 है यहाँ पे, 3 + √7 है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट के अंदर देख लो कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये 3 है, ये इरेशनल नंबर, ये 3 क्या है, इरेशनल नंबर। इसके अलावा 3 हो गया, 2/7 हो गया, और -5 क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो हमें ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर सारे के सारे ये इरेशनल नंबर हो। तो देखो पहला ऑप्शन दिख रहा, पाई √2 और क्या दिख रहा, 3 + √7, यही वाला होगा। तो इसके अंदर ये सबसेट तो है ही है इसका, और साथ में इसके अंदर क्या है, सारे इरेशनल नंबर हैं। बी ऑप्शन में देखो 3 5, ये पाई भी इरेशनल नंबर होता है,
पता है कि नहीं पता है? बता चुके हैं पहले भी। तो देखो ये 3 पाई, इसमें क्या 3 और 5 रेशनल हो गया -5, और यहाँ पे देखो ये 2 ही इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई छूट गया, तो सारे के सारे लिखा ना कंटेनिंग ऑल द इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे डी वाला तो बकवास है ना, उसके अंदर सारे रेशनल नंबर है। तो ए ऑप्शन हो गया आपका सही, ए के अंदर सारे के सारे इरेशनल नंबर यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑन सेट में क्या होगा? इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी बातें पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 में इतना ही। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर एक वीडियो को आप अच्छे से देख पाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू। और एक और जरूरी बात, अगर इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए, है ना, तो अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।